एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है, जो कि है चैप्टर नंबर 17। इस चैप्टर में हम बात करेंगे आरओई के बारे में। बसंत महेश्वरी जी ने इस चैप्टर में आरओई को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आरओई हमें बताता क्या है। आरओई हमें बताता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे का कितना अच्छा इस्तेमाल करके और कितने अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अगर किसी कंपनी का आरओई ज़्यादा है, इसका मतलब है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे का अच्छा इस्तेमाल कर रही है और अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अगर आरओई कम है, इसका मतलब है कि वो उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रही है अपने शेयर होल्डर के पैसे का और अच्छे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स होते हैं वो पीई रेशियो, बुक वैल्यू, ईपीएस, डिविडेंड यील्ड, ग्रोथ रेट, इन सारे जो फाइनेंशियल टूल्स हैं इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, इसे बहुत ज़्यादा समझती है। जबकि जो आरओई है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। यानी हमें आरओई को बहुत अच्छे से समझना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जो सबसे आसान तरीका बसंत महेश्वरी जी आरओई निकालने का बताते हैं वो है ईपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। मान लीजिए किसी कंपनी का ईपीएस 5 रुपये है और उसी कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 20 रुपये। अगर आरओई निकाले तो वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 0.25। यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर के हर 1 रुपये पे 25 पैसा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। यानी 1 रुपये पे 25% का प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अगर आपने मेरी ईपीएस, बुक वैल्यू, पे आउट रेशियो इनकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे इनके वीडियोस देख सकते हैं। अगर वो वीडियोस देखने के बाद अगर आप आरओई को समझते हैं तो आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। आगे बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि वैल्यूएशंस और अदर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लेकिन अगर कोई कंपनी है जो लगातार बहुत अच्छे आरओई जनरेट कर रही है, यानी उसकी आरओई है वो बहुत अच्छी है, तो ऐसी कंपनी का अगर इनिशियल जो मार्केट प्राइस है वो ज़्यादा भी होता है तो भी इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि ऐसी कंपनी जो अच्छे आरओई लगातार काफ़ी टाइम से जनरेट कर रही है, इसका मतलब है कि वो कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी और अपने शेयर होल्डर को अच्छे पैसे बना के देगी। आगे बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि वैसी कंपनी जब उनके सेक्टर्स में डिफ़िकल्टी चल रही होती है, यानी किसी सेक्टर में अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा होता है, उस समय पे भी अगर कोई ऐसी कंपनी है जो 20 से 30% अपने कंपनी में ग्रोथ कर पा रही है और एक डिसेंट आरओई जनरेट कर पा रही है, तो जो ऐसी कंपनीज होती हैं ये कंपनी अच्छी कंपनी मानी जाती है। मान लीजिए रिटेल सेक्टर इकोनॉमिक डाउनटाउन से गुजर रही है, तो इस समय पे जो ये सेक्टर होगी बहुत स्लो ग्रोथ एक्सपीरियंस करेगी। उसी समय पे एक क्लोथ का सेंटर है जो इस स्लो ग्रोथ के बावजूद भी 20% अपने कंपनी में ग्रो कर पा रहा है। उस टाइम के मार्केट ट्रेंड को समझ रहा है, लोगों के प्रेफरेंस को समझ रहा है, उस समय के स्टाइल, उस समय के डिज़ाइन को समझ रहा है, उसके बाद अपने स्टॉक में जो क्लॉथ है उसे लाता है। अगर वो इस तरह से सारी चीज़ों को समझ के अपने स्टॉक में क्लॉथ्स लाएगा, क्योंकि उस समय के का वो ट्रेंड है, लोगों की प्रेफरेंस है, उस समय के डिज़ाइंस जो वो लाया है वो लोगों की पसंद है, इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट्स को, उसके कपड़े को खरीदेंगे, जिसकी वजह से वो कंपनी एक डिसेंट आरओई जनरेट कर पाएगी। मान लीजिए उसी समय पे एक दूसरी कंपनी है जो 40% ग्रो करना चाहती है। इसके लिए वो सबसे पहले अपने स्टॉक को भरेगी, लेकिन उस समय पे इकोनॉमिक डाउनटाउन होने की वजह से जो लोग हैं वो अपना ज़्यादा पैसा क्लोथ्स खरीदने में खर्च नहीं करना चाहेंगे, जिसकी वजह से उस कंपनी को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। मान लीजिए एक दूसरी कंपनी है जो बहुत क्विकली, बहुत जल्दी अपने कंपनी को ग्रोथ दिलाना चाहती है, तो जो ऐसी कंपनीज होती हैं वो भी अपने स्टॉक को भरती हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा, यानी जो कंपनी सोच करके और अपने स्टॉक को भरी है वो फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा, तो क्या होगा कि उसकी इन्वेंट्री बढ़ेगी, उसका कैश फ्लो कम होगा और वो उतने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाएगा और नए कस्टमर्स उससे जुड़ेंगे। नए कस्टमर जुड़ने का मतलब है कि उस कंपनी पे कर्ज बढ़ेगा, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को जब नए कस्टमर को बेचेगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें वो उधार में देगा और जिसकी वजह से जो वो कंपनी होगी उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ेगा। जब कोई भी कंपनी बहुत जल्दी ग्रो करना चाहती है तो उस समय उसके प्रोडक्ट क्वालिटी भी उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जो कंपनीज होती हैं जो बहुत क्विकली ग्रो करना चाहती हैं या फिर एक डिफ़िकल्ट टाइम में ज़्यादा ग्रोथ चाहती हैं, ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो अच्छे ग्रोथ्स नहीं कर पाती हैं। थ्योरेटिकली कंपनी का ग्रोथ रेट जो होता है वो आरओई से लिमिटेड होता है, या फिर अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो वो होता है आरओई इंटू रिटेंशन रेशियो।
अगर कोई कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो अपने प्रॉफिट को दो तरीके से इस्तेमाल करती है। पहला, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में पैसे पे करती है, या फिर उसे री इन्वेस्ट करती है अपने कंपनी में, अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए। अगर आपने मेरी पे आउट रेशियो वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि पे आउट रेशियो ये बताता है कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना % अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में पे कर रही है। और वहीं पे अगर रिटेंशन रेशियो का बात करें तो रिटेंशन रेशियो ये बताता है कि कोई भी कंपनी कितना % अपनी कंपनी के लिए, अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए रख रही है, जिसे री इन्वेस्ट करके वो अपने कंपनी की ग्रोथ करे, उसे रिटेंशन रेशियो कहते हैं। अगर ये समझने की कोशिश करें कि आरओई या पे आउट रेशियो किस तरह से इम्पैक्ट करता है ग्रोथ रेट पे, तो ग्रोथ रेट होता है स्टेडी स्टेट में ग्रोथ रेट इक्वल टू होता है आरओई इंटू 1 माइनस पे आउट रेशियो। मान लीजिए किसी कंपनी का जो आरओई है वो है 12% और उस कंपनी का जो पे आउट रेशियो है वो है 40%। तो अगर हम यहाँ पे ग्रोथ रेट निकालें तो वो लगभग आएगा 7.2%। लेकिन ये जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला है ये उस समय की टेंडेंसी को बताता है, ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है। अगर बात करें अमेजन की, तो अमेजन जब 1994 में आई थी तो उस समय पे ये कंपनी एक ऑनलाइन बुक स्टोर थी। ये कंपनी धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पे और प्रोडक्ट्स को बढ़ाते गई और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचते गई। इस कंपनी में उस समय पे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स नहीं थे, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन इसका जो कस्टमर बेस था वो बहुत ज़्यादा था। इस वजह से ये कंपनी बहुत अच्छे आरओई जनरेट कर पा रही थी। इसका पे आउट रेशियो बहुत कम था। इसका मतलब था कंपनी जो भी प्रॉफिट्स बना रही थी उसे अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही थी और उससे अपनी कंपनी में ग्रोथ कर रही थी। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के क्वालिटी पे ध्यान दे रही थी, अलग अलग जगहों पे सेंटर्स खोल रही थी, यानी अलग अलग डेवलपमेंट कर रही थी, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत अच्छा कस्टमर बेस बना पा रही थी, मार्केट शेयर कर रही थी। ये कंपनी बहुत सारे सर्विसेज भी ला रही थी, जैसे किंडर, उसके अलावा अमेजन प्राइम वीडियोस, ऐसे सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही थी, जिसके कारण कस्टमर बेस बढ़ रहे थे। यानी ये कंपनी अपने जितने भी प्रॉफिट्स थे उसको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। अगर आज बात करें अमेजन की, तो अमेजन एक सक्सेसफुल कंपनी है। अमेजन ने इस थ्योरी को, यानी जो भी वो प्रॉफिट जनरेट करी है उसे री इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी को बहुत ग्रोथ दिलाई। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे सिर्फ आरओई को, यानी अपने कंपनी में री इन्वेस्ट करके वो कंपनी बहुत अच्छे ग्रोथ कर रही थी, ये थ्योरी वो प्रूव कर रही है। लेकिन इसके साथ जो उसका मैनेजमेंट था, उस कंपनी की जो भी मैनेजमेंट थी, टीम थी, वो टीम बहुत अच्छे बहुत अच्छे रोल प्ले कर रही थी। इसका मतलब है कि जब भी हम इस तरह की चीज़ें अपने बिजनेस में लगाते हैं तो उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय का मार्केट सिचुएशंस कैसा है, उस हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो कैसी है, हमारा जो कंपटीटर है उस समय पे उस फील्ड में उसका क्या सिचुएशन है। यानी हम किसी ऐसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं जो कंपनी अपने जो भी प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट करी है, तो हमें उसके साथ साथ मार्केट को, उसके मैनेजमेंट टीम को, उस समय के कंपटीशन को, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अगर थ्योरेटिकली देखें तो हायर पे आउट रेशियो का मतलब है लो ग्रोथ ऑफ कंपनी। एक्सट्रीम केस में क्या होता है कि जब कंपनी अपने जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में पे करेगी तो उसका ग्रोथ रेट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिसे बहुत कम कैपिटल की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस में अच्छे आरओई जनरेट करने के लिए। जैसे बात करें एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी जो कंपनी होती है वो बहुत कम कैपिटल में अच्छे आरओई जनरेट करती है, क्योंकि इसे बहुत कम कैपिटल की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस में। ये अपने कैपिटल का इस्तेमाल करती है नए सेंटर्स खोलने के लिए, या फिर ब्रांड के प्रमोशन के लिए, या फिर नए प्रोडक्ट के इनोवेशंस के लिए, जिसमें बहुत कम कैपिटल की ज़रूरत होती है। इसे कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से ये कंपनी बहुत कम कैपिटल में अच्छे आरओई जनरेट कर पाती है, इसलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। वहीं पर बात करें स्टील कंपनी, सीमेंट कंपनी, रेलवे की कंपनी, ये ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इस्तेमाल करती हैं। ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इस्तेमाल करती हैं और उसके कंपेयर में बहुत मॉडरेट, यानी एफएमसीजी के कंपेयर में बहुत ही मॉडरेट आरओई जनरेट करती हैं, क्योंकि इन्हें जो कैपिटल की ज़रूरत इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, मशीनरी में, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होती है। बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि जो सबसे अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट
का जो सेक्टर होता है वो होता है कि ऐसी कंपनी जैसे टेक्नोलॉजी की कंपनी, फार्मा की कंपनी, इसमें जो चीज़ें होती हैं जो अच्छे रेवेन्यू लाती हैं उस कंपनी में, वो होती हैं उनके पेटेंट, ब्रांड या फिर नए प्रोडक्ट्स। यानी ये चीज़ें होती हैं वो उस कंपनी को अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ दिलाती हैं। तो ऐसी जो कंपनी होती है वो एक सस्टेनेबल कैपिटल का इन्वेस्ट करके अच्छा आरओई जनरेट कर पाती हैं। अगर बात करें जैकपॉट की कि कौन सी कंपनी को बसंत महेश्वरी जी जैकपॉट कहते हैं, तो ऐसी कंपनी जो हाई आरओई जनरेट कर पा रही है, उसके बाद वो अपने जो भी कंपनी है उसे बढ़ा रही है, नए सेंटर्स खोल रही है, ग्रोथ कर रही है बहुत ज़्यादा, बिना अपने परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब किए, यानी बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो कंपनी एक जैकपॉट होती है। ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे अगर बात करें अमेज़न की, गूगल की, ये सारी कंपनी ऐसी हैं कि जिस पे हर एक मिनट में मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। उसके बावजूद भी अगर इसके प्लेटफॉर्म पे और भी ज़्यादा लोग बढ़ जाएं, उसके बावजूद भी ये कंपनी उन सारी चीज़ों के लिए तैयार होती है बिना अपने परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब किए हुए। उसी तरह से बात करें, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो नए नए सेंटर्स खोलती है, नए नए स्टोर्स खोलती है अपने परफॉर्मेंस को बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो कंपनी बहुत ही अच्छी होती है इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं जो कंपनीज होती हैं वो किस तरह से आरओई को मैनिपुलेट करती हैं। अगर मान लीजिए कि कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी है, वो लगातार अच्छे ग्रोथ कर रही है अपने कंपनी में, अच्छे आरओई जनरेट कर पा रही है और आज भी वो कंपनी अच्छे आरओई जनरेट कर पा रही है, लेकिन उस कंपनी को ये लगता है कि वो लॉन्ग टर्म तक यानी फ्यूचर में वो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगी अपनी कंपनी पे, तो ऐसी कंपनी अपने पे आउट रेशियो को बढ़ा देते हैं, यानी वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं, जिसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें रेगुलर इनकम आता है और उसमें बने रहते हैं। वहीं पे जो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें ऐसी कंपनी चाहिए होता है जिससे रेगुलर इनकम आ सके, यानी उन्हें डिविडेंड मिल सके, वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके मार्केट प्राइस नहीं घटते हैं। बात करें अगर हम एप्पल की, तो एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो लगातार अच्छे आरओई भी जनरेट कर रही है और अच्छे ग्रोथ्स भी ला रही है अपनी कंपनी में। इसके पीछे का मेन कारण है कि ये कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस करती है, नए नए प्रोडक्ट्स लाती है, इसके साथ साथ नए नए सेंटर्स खोलती है, अपने मार्केट शेयर्स को बढ़ाती है। तो इन सारे तरीकों की वजह से ये कंपनी लगातार ग्रोथ भी कर रही है और लगातार अच्छे आरओई जनरेट भी कर रही है। अब बात करें जो कंपनीज होती हैं वो किस तरह से अपने आरओई को बढ़ाती हैं, तो जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बढ़ाकर, यानी जो उसका कॉस्ट है उसको रिड्यूस करती हैं और अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाती हैं। दूसरा, नए इशू करती हैं शेयर्स को, यानी नए शेयर्स को इशू करती हैं। तो इससे क्या होता है कि नए शेयर होल्डर्स आते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के पास फंड्स आते हैं। उस फंड का री इन्वेस्ट करके कंपनी अपने ग्रोथ को बढ़ाती है और आरओई ज़्यादा जनरेट करती है। इसके अलावा कंपनी लोन लेती है, डेट लेती है, जिसकी वजह से वो अपने कंपनी में आरओई अच्छे जनरेट कर पाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर इन्वेस्टर्स के लिए देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि जब नए शेयर्स इशू होते हैं तो जो उसका ईपीएस होता है वो घट जाता है। अगर आपने मेरी ईपीएस की वीडियो देखी होगी तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी मेरे चैनल्स पे देख सकते हैं। तो जब नए शेयर्स आते हैं तो जो ईपीएस होता है वो घट जाता है, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। आगे अगर बात करें बसंत महेश्वरी की, तो बसंत महेश्वरी बताते हैं कि जो आरओई होता है, मान लीजिए एक कंपनी है उसका जो मार्केट प्राइस है वो 50 रुपये है, एक दूसरी कंपनी है उसका मार्केट प्राइस 500 रुपये है। तो जो आरओई होता है वो दोनों कंपनी का बराबर हो सकता है, यानी 20% 50 रुपये वाले का और 20% 500 रुपये का। यानी जो आरओई होता है वो कभी भी वैल्यूएशंस को नहीं बताता है, वो बस कंपनी कितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है ये बताता है। अगर हम इसके साथ साथ पीई रेशियो को मिला लें तो पीई रेशियो बताती है कि उस कंपनी का वैल्यूएशंस कितना है। यानी अगर कोई इन्वेस्टर आरओई को अच्छे से समझ ले और उसके साथ साथ पीई रेशियो को समझ ले तो वो अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये था इस वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।